मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। चलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से एक और नए वीडियो में। आज हम क्लास 10th के मैथ में यूपी बोर्ड के लिए 2023 एग्जाम के लिए बहुत ही बेहतरीन सेशन लेकर आए हुए हैं। तो आज हम सॉल्व करेंगे 2020 में आए हुए क्वेश्चन। तो 2020 में आया हुआ क्वेश्चन था, 70 नंबर का आपका पेपर हुआ था। इसमें जो क्वेश्चन आए थे उनके बारे में हम आज अध्ययन करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन कह रहा है बिंदु -3, 4 की x अक्ष से दूरी। बहुविकल्पी क्वेश्चन था। कह रहा है -3, 4 की x अक्ष से दूरी। तो सबसे पहले x अक्ष y अक्ष हम जान लेते हैं। ए एक्स अक्ष हो गया और ये हो गया y अक्ष। इसमें कह रहा ये क्या है, ए एक्स है और ये y है। तो इसमें क्या होता है एक्स वाई प्लस, इसमें क्या होगा एक्स माइनस, तो माइनस प्लस, इसमें माइनस माइनस, इसमें क्या होता है एक्स प्लस होता है तो प्लस माइनस। तो देखिए एक्स माइनस है तो क्या आएगा, इसमें आएगा। तो कह रहा है एक्स बराबर कितना है, एक्स बराबर -3 और वाई बराबर कितना है, वाई बराबर 4। तो यहाँ पर ये आकर मिलेंगे, मतलब यहाँ -3 यदि यहाँ मानते हैं तो क्या हो गया -3, 4। यहाँ पर आएगा तो कह रहा है एक्स अक्ष से दूरी। एक्स अक्ष क्या है, एक्स अक्ष यही है ना। इस एक्स अक्ष से दूरी कितना है, एक्स अक्ष से दूरी कितना है, ये वाई पर चल रहा है। एक्स अक्ष से दूरी क्या होती है, वाई बराबर एक्स अक्ष से दूरी तो 4 मात्रक। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 4 मात्रक। तो उम्मीद है इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो आइए बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। कह रहा समांतर श्रेणी दिया है -5, -5/2, 0, 5/2 का 11वां पद पूछ रहा है। तो समांतर श्रेणी में 11वां पद निकालने के लिए सबसे पहले क्या हो, ये देखिए पहला पद क्या दिया, ए दिया है प्रथम पद, ए बराबर दिया है -5, ए बराबर -5 दिया है और डी निकालना है। क्या निकालेंगे, सार्वांतर। तो डी बराबर निकालेंगे तो a2 माइनस a1, a2 माइनस a1। ये क्या a2 है, a1 है, a1 a2 a3 a4। a2 में से क्या करेंगे, a1 घटा देंगे तो -5/2 -5 -5 है ये है ना, -5 माइनस माइनस प्लस और 5 दूनी 10, 10 में से 5 गया, बच जाएगा कितना -5 बचेगा +5/2। तो आपका +5/2 क्या आ गया, डी का मान आ गया। तो सूत्र होता है n पद के लिए Tn बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। तो a का मान कितना है, a का मान -5 है तो -5 इस सूत्र में रख दीजिए। n बराबर क्या है, n बराबर क्या पूछ रहा है, n बराबर 11वां पद पूछ रहा है। तो n बराबर 11 मतलब T11 बराबर -15 प्लस 11 -1 और डी का मान 5/2 तो -15 एक सेकंड, ए का मान 5 है ना, एक सेकंड इसको देख लीजिए। ए का मान कितना है, ए का मान आपका -5 है, ए का मान -5 प्लस हाई हो गया 11 में से 10, 5/2, 2 से 2 पाँचे 10, 5वां में 25 तो -5 प्लस 25 बराबर आपका आ गया आंसर 20। तो 20 आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो उम्मीद है इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये भी 1 नंबर में आया था। कह रहा है एक सिक्के को उछालने पर ऊपर शीर्ष आने की प्रायिकता बताइए। इतना सिंपल सा क्वेश्चन पूछा था। एक सिक्के को उछालेंगे क्या आएगा, हेड या तो टेल। मतलब टोटल प्रायिकता क्या है, हेड या टेल, दोनों में से क्या आएगा, एक आएगा। तो कह रहा है एक सिक्के को ऊपर उछालना है, सिक्का एक ही उछालना है तो क्या, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। या मतलब क्या, कुल प्रायिकता कितनी है, 2, और उसमें से आने की संभावना क्या है, दोनों में से या चाहे तो हेड आएगा या तो टेल। तो 1/2 आपका राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर तीसरा आपका सही हो जाएगा। मतलब क्या होता है, एक सिक्का को उछालेंगे क्या होगा, या तो हेड आएगा या तो टेल। तो दोनों में से एक की आने की प्रायिकता। और टोटल कितना, टोटल कुल कितना रहेगा, कुल को नीचे रखेंगे जितना रहेगा टोटल नीचे, और दोनों में से एक ही आएगा एक बार में, 2 तो आएगा नहीं, क्या करेंगे एक ऊपर रख देंगे, एक आएगा, दोनों में से एक ही आएगा क्या, 1/2। तो मतलब क्या होती है, प्रायिकता 50% होती है। तो बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन के लिए, भी 1 नंबर में आया था। करो साइन स्क्वायर 60 माइनस साइन स्क्वायर 30। इतना सा सिंपल सा क्वेश्चन, आप इसका डायरेक्ट मान भी रख सकते हैं। साइन 60 अंश का मान कितना होता है, साइन 60 अंश का मान रखेंगे तो √3/2 का स्क्वायर माइनस साइन 30 का मान होता है 1/2। ये तो मान आपको याद ही होगा। ऐसे क्वेश्चन आप सिंपल से सोचिए पहले, कितना आसान आसान क्वेश्चन पूछता है बोर्ड एग्जाम में, फिर भी आप लोग टेंशन लेते हैं। टेंशन नहीं लेने का जब तक हम हैं। तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 बचेगा,
तो यहाँ पर 1/2 हो गया, तो इसका 3 का करेंगे 3 आ जाएगा, 3/4 माइनस 1/4, 3 में से गया 1/4, 3 में से गया कितना बचेगा 2 बचेगा ना, 2/4 यानी 2 दूनी, यानी आ गया आपका 1/2। तो 1/2 ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। तो उम्मीद है इस क्वेश्चन में भी आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, चित्र में AHK और त्रिभुज ABC, त्रिभुज AHK मतलब ये त्रिभुज और ये त्रिभुज और ABC समरूप है, मतलब दोनों त्रिभुज क्या कर रहा है समरूप हैं। तो AK बराबर 10 सेंटीमीटर, ए क्या है इतना 10 सेंटीमीटर दिया है, यहाँ से यहाँ तक क्या दिया है 10 सेंटीमीटर। फिर BC बराबर 3.5 सेंटीमीटर, BC 3.5 सेंटीमीटर। और एच के बराबर दिया है 7 सेंटीमीटर। तो AC का मान पूछ रहा है, AC मतलब इसका मान पूछ रहा है। ये दोनों क्या त्रिभुज का समरूप है, तो त्रिभुज AH के समरूप है त्रिभुज ABC के। जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो हम जानते हैं उनके संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। तो हम लिख सकते हैं AK/AC बराबर HK/BC बराबर AH/AC। मतलब इनके संगत भुजाओं का क्या होता है अनुपात बराबर होता है। जब दो त्रिभुज समरूप होंगे तो उनके संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा बराबर होगा। क्योंकि AK बराबर दिया है 10/AC, इसमें हम मान रखते हैं इतना इसमें, और HK का मान दिया 7 और BC का मान दिया 3.5। अब इससे 35 दूना क्या आ जाएगा 70 यानी 2, और AC 2×5 10। तो AC बराबर आ जाएगा आपका 5 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर 5 सेंटीमीटर ये दूसरा आपका सही हो जाएगा। हमें उम्मीद है इस क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन कर रहा है, यदि द्विघात समीकरण 3x² - 6x + k बराबर 0 के मूल समान है तो k का मान ज्ञात कीजिए। मतलब द्विघात समीकरण कर रहा है, इसके मूल क्या है समान है। तो मूल समान होंगे तो क्या होगा, जो d का मान विविध कर क्या होगा, d का मान क्या होगा 0 होगा। जब मूल समान होते हैं विविध का मान d का मान 0 होता है, तो d बराबर चूंकि होता है b² - 4ac। तो मतलब ax² - a + bx + c से तुलना करेंगे तो चूंकि a का मान कितना आएगा b² - 4ac, b का मान कितना b का मान कितना है, b का मान -6, c का मान k और a का मान 3 + 3। तो b का मान रखेंगे, d का मान चूंकि क्या है d का मान 0 है, तो 0 बराबर b का मान कितना है -6, -6 का स्क्वायर करेंगे 6 6 के 36। इसको लिख लेते हैं एक लाइन, -6 का स्क्वायर -4। a का मान कितना है, a का मान 3 है, c का मान k है। तो 6 6 के 36 -4 3 12 k, और इसको ले जाएंगे तो इधर आएगा, तो 36 बराबर 12 के 12 तिहाई, तो k बराबर आ गया आपका 3। तो k बराबर आपका 3 आंसर आ जाएगा, k बराबर 3 समीकरण क्या ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो उम्मीद है इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है अगला क्वेश्चन 1656 और 4025 का मौसा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका द्वारा ज्ञात कीजिए। तो इसका मौसा ज्ञात करने के लिए होता है सूत्र क्या होता है, चूंकि इसका सूत्र होता है a बराबर BQ + R, जहां R का मान होता है 0 > R इक्वल B। R का मान क्या होगा B से कम होगा, R का मान क्या होगा B से कम होगा। तो यदि इसको A मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं, तो R का मान क्या होना चाहिए B से कम होना चाहिए। मतलब B से R का मान क्या होना चाहिए R से अधिक होना चाहिए, B का मान क्या होना चाहिए R से कम। तो इसमें किसको मानेंगे B, चूंकि इसको A मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं, A हमेशा क्या होना चाहिए बड़ा होना चाहिए।
ए ग्रेटर देन बी। ए का मान हमेशा क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए बी से। तो इस सूत्र पर रखेंगे तो सबसे पहले क्या कीजिए, भाग देते हैं। 16 से 40 25 में भाग देंगे। 1656 से कितनी बार में जाएगा, 1656 दूना आ जाएगा 16 दूना 32 यानी 33, 12 घटाएंगे तो आएगा 712, 713 आएगा, 713। अब 713 से भाग देंगे 1656 में, 7 दूनी 1426। अब यहाँ घटाएंगे तो आएगा 230। अब 230 में भाग देंगे 713 में, 213 मतलब 23 दूना द्वितीय मतलब 3 बार जाएगा तो 690। और इसके बाद भाग देंगे 690 आ गया। अब घटाएंगे तो कितना बचेगा, 3, 11 में 9 गया, 2 और 230 कितनी बार में जाएगा, 10 बार में, तो 230 दाहिया 230। तो अब इसको आप लिखेंगे कैसे, इसको लिखने के लिए लिखेंगे 1656 लिखेंगे, बड़ी क्या है, बड़ी संख्या क्या है, लिखेंगे 4025 बराबर 1656 गुणे 2 प्लस 713। 713 बचा और 1656 यहाँ रखेंगे, 1656 बराबर 713 गुणे 2 प्लस 230। 713 पर 230 बचा, फिर 230। अब यहाँ पर आएगा कितना, 713 बराबर 230 गुणे 3 प्लस 23। तो 230 बराबर 230 बराबर 23 गुणे 10 प्लस 0। तो आपका यहाँ पर मौसा क्या आ गया, 23। तो आपका HCF आ जाएगा, HCF बराबर 23। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं होगा और ये क्वेश्चन क्या होगा, अच्छे से क्लियर हो गया होगा। HCF आप आसानी से ऐसे ये क्या करेंगे, इस सूत्र का यूज करके आप क्या करेंगे, यही हमारा क्या है सूत्र है, क्योंकि ए बराबर कितना, ए है बी क्यू प्लस आर, क्या है बी है क्यू है आर। यहाँ पर बी हमेशा क्या होगा, बदलता जाएगा, क्योंकि जब तक क्या होगा जीरो ना आ जाए। आर का मान क्या होना चाहिए, जब तक जीरो ना आ जाए तब तक क्या करेंगे, हम करते जाएंगे। और ये क्या होगा, लास्ट में जो क्वेश्चन आएगा ये क्या, ए नहीं क्या होगा, ए वाला आपका लास्ट में जो आएगा, लास्ट में जिससे कटेगा ए वाला, ए क्या होता है आपका HCF होता है। तो मीन इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन क्या रहा है, बारंबारता बंडक बहुलक ज्ञात कीजिए। तो वर्ग अंतराल दिया, बारंबारता दिया, तो इसका हम क्या करना है, बहुलक का सूत्र क्या होता है, बहुलक का सूत्र होता है क्योंकि यहाँ पर बहुलक ज्ञात करना है, बारंबारता बंटन का क्या करना है, बहुलक ज्ञात करना है। तो बहुलक बहुलक वर्ग क्या हो जाएगा, सबसे ज़्यादा क्या है 8 है, यहाँ पर क्या है बारंबारता की अधिकतम संख्या क्या 8 है, तो बहुलक वर्ग हो जाएगा ए। तो सबसे पहले इसका सूत्र, बहुलक का सूत्र होता है, बहुलक का सूत्र होता है बहुलक बराबर, बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू टोटल इंटू H। ये क्या होता है, इसका सूत्र होता है। तो यहाँ पर बहुलक वर्ग आ जाएगा, बहुलक वर्ग बहुलक वर्ग बहुलक वर्ग क्या है, 3 से 5। बहुलक वर्ग क्या है, 3 से 5 है, 3 से 5 है। तो यल बराबर कितना आ जाएगा, निम्न सीमा, निम्न सीमा, निम्न सीमा
यानी कि यल बराबर 3, वर्ग माप h बराबर 2। और वर्ग माप क्या होगा, वर्ग माप h बराबर 2। वर्ग माप कैसे निकालते हैं, h 2, क्योंकि क्या है यहाँ पर देखिए हर जगह क्या वर्ग अंतराल क्या 3 में से गया 2, 5 में से 3 गया 2, 7 में से 5 गया 2, मतलब क्या वर्ग माप h बराबर क्या है 2 है। तो क्या है वर्ग की माप, मतलब क्या हमेशा अंतर क्या आएगा, बराबर अंतर है वही क्या होता है वर्ग माप होता है h। अब फिर F1 क्या है, बहुलक वर्ग की बारंबारता, जो बहुलक वर्ग की बारंबारता है F1 बहुलक वर्ग की बारंबारता, बारंबारता क्या बहुलक वर्ग की बारंबारता F1 है। और F0 बहुलक वर्ग से पहले की बारंबारता, बहुलक वर्ग के ठीक पहले, इसको बहुलक वर्ग के ठीक पहले की बारंबारता क्या है F0 कितना हो जाएगा 7, F0 का मान 7 तथा बहुलक वर्ग के बाद की बारंबारता F2 बराबर कितना हो जाएगा 2, F2 बराबर 2। अब क्या कीजिए, अब सूत्र में रख देंगे, तो बहुलक बराबर 3, यल का मान क्या है 3 प्लस 8 F1 माइनस F0, 8 माइनस 7 बटे 2 F1, 2 गुड़े 8 माइनस 7 माइनस 2 गुड़े h का मान 2 बराबर 8 दूनी 16, 16 में 9 गया 7, और यही बचा 8 में 7 गया 1 और 2 से गुड़ा हुआ तो 2/7, 3 प्लस 2/7, 7 त्रिक 21, 7 त्रिक 21 2 23, 23/7 यानी 3.286, यही आपका आंसर आ जाएगा। बहुलक क्या आएगा, बहुलक कितना आएगा 3.286 आपका क्या आ जाएगा, बहुलक आ जाएगा। हमें उम्मीद है इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं होगा, इसमें बहुलक निकालना आप सीख गए होंगे। तो आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए अगला क्वेश्चन कर रहा है tan 30 cosec 60, tan 30 cosec 60 और tan 60 और sec 30 का मान आपको यहाँ पर क्या करना है, निकालना है। तो tan 30 का मान कितना होता है, आप सीधे रख दीजिए tan 30 का मान 1/√3, और cosec 60 sin 60 का मान कितना होता है कर्ली में 3/2, तो cosec 60 का मान 2/कर्ली में 3, कर्ली में 3/2 क्या होता है sin 60 का मान, तो cosec 60 का मान 2/कर्ली में 3 प्लस tan 60 का मान होता है √3 और sec 30 का मान होता है 2/√3। यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा, हमें उम्मीद है जहाँ तक। कितना होगा tan 30 का मान 1/कर्ली में 3 और tan 60 का मान कर्ली में 3 होता है, और cosec 60 sin 60 का मान कर्ली में 3/2, तो cosec उसका उल्टा 2/कर्ली में 3, 2/कर्ली में 3 आ गया। यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो tan 60 का मान कर्ली में 3 और sec 30 का मान cos 30 का मान कर्ली में 3/2, तो sec 30 का यहाँ से 3 से 3 कट गया, यहाँ 2 बटे आ गया 3, गुणा आ गया 2/3 प्लस 2, अब गुणा करेंगे 2 दूनी 4 और 4 2 6, ये 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 6 2 8, 8/3, 8/3 आपका आंसर आ जाएगा। हमें उम्मीद है इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR समरूप त्रिभुज हैं। तो AB बराबर 1.4 सेंटीमीटर और उसकी संगत भुजा PQ 1.6 सेंटीमीटर, त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो मतलब दो त्रिभुज दिया है, एक त्रिभुज ये देख लेते हैं, फिर दूसरा त्रिभुज दिया है त्रिभुज ABC और दूसरा दिया PQR। जब दो त्रिभुज दिए हैं तो कह रहा है इनके संगत भुजा क्या AB का अनुपात, AB का दिया है 1.4,
ए बी दिया है 1.4 सेंटीमीटर और पी क्यू दिया है 1.6 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। तो इसकी संगत भुजा हो जाएगी ए बी बटे पी क्यू बराबर ए सी बटे पी आर बराबर बी सी बटे क्यू आर। तो चूंकि ए बी का मान कितना दिया है, ए बी का मान दिया है ए बी बटे पी क्यू बराबर दिया है कितना 1.4 बटे 1.6 यानी 14 यानी 7 बटे 8, 7 दूनी 14 2 8 16 7 बटे 8। तो ए बी बटे पी क्यू चूँकि हम जानते हैं कि समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होता है, त्रिभुज यदि ये क्या है ए बी भुजा ए बी बटे पी क्यू मतलब उनकी भुजा के अनुपात का वर्ग क्या होता है, त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर होता है ए बी सी एरिया त्रिभुज ए बी सी बटे एरिया त्रिभुज पी क्यू आर के बराबर होगा। क्योंकि क्या ए बी बटे पी क्यू दिया 7 बटे 8 बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बटे एरिया त्रिभुज पी क्यू आर। तो 7 बटे 8 का स्क्वायर होगा ना ये, तो क्या होगा 49 बटे 64 यानी एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बटे एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर। तो अनुपात पूछ रहा है कितना आ जाएगा, अनुपात आ जाएगा त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात 49:64 बराबर किसके, एरिया त्रिभुज ए बी सी अनुपात त्रिभुज एरिया त्रिभुज पी क्यू आर के। यही आपका 49:64 आपका राइट आंसर हो जाएगा। हमें उम्मीद है इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा, सिद्ध कीजिए कि कर्डिम 3 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको प्रूफ करते हैं। मान लीजिए इसको सबसे पहले क्या करेंगे, विरोधाभास से इसको सिद्ध करेंगे। मान लीजिए क्या है, कर्डिम 3 का एक अपरिमेय संख्या, लेकिन हमको क्या करना है, इसको मान लेते हैं माना कर्डिम 3 एक परिमेय संख्या है। इसको मान लेते हैं क्या, कर्डिम 3 एक क्या है, परिमेय संख्या है। तो अतः इसे क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं कर्डिम 3 बराबर पी बटे क्यू। पी बटे क्यू के रूप में इसको क्या कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं। जब परिमेय संख्या मान लेते हैं, परिमेय संख्या क्या करेंगे, इसको पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ क्यू नॉट इक्वल टू 0, क्यू का मान 0 नहीं होगा। पी व क्यू क्या है, सह अभाज्य संख्याएं हैं। पी और क्यू क्या है, सह अभाज्य संख्याएं हैं। तो P बराबर हो जाएगा, P बराबर इसको कर्डिम 3 क्यू इसको लिख सकते हैं, और दोनों पक्षों का क्या करेंगे, वर्ग करने पर पी स्क्वायर बराबर 3Q²। तो क्यू स्क्वायर बराबर हो जाएगा पी स्क्वायर बटे 3। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। इसको मान लेते हैं क्या, समीकरण नंबर 1। पी स्क्वायर बटे 3 क्या है, पूर्णांक है। तो 3 पूर्णांक है, तो पी स्क्वायर 3 से क्या है, भाज्य है। पी स्क्वायर क्या होगा, 3 से भाज्य है। तो पी भी क्या होगा, क्योंकि हमने पढ़ा क्या है, इसकी संख्या का स्क्वायर भाज्य है, तो क्या वो संख्या भी क्या होगी, उस संख्या से पी भी क्या होगी, 3 से भाज्य है। मान लेते हैं P/3 बराबर K1। P/3 को मान लेते हैं क्या, K1। तो P बराबर आ जाएगा
3k1। अब 3k1 इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2, इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 2 मान लीजिए, तो इसके बाद देखिए, अब समीकरण 2 मान लिए तो समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर इसको क्या कीजिए, अब समीकरण 1 में रख देते हैं। समीकरण 1 में रखेंगे p बराबर 3k1, p बराबर 3k1 रखेंगे तो q स्क्वायर बराबर 3k1 का स्क्वायर बटे 3, तो एक हो जाएगा q स्क्वायर बराबर 9k1 स्क्वायर बटे 3, यानी q स्क्वायर बराबर आ जाएगा 3k1 स्क्वायर, q स्क्वायर बराबर 3k1 स्क्वायर, तो k1 स्क्वायर बराबर q स्क्वायर बाई 3, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 3। इसको मान लेंगे क्या, समीकरण नंबर 3। अब इसको समीकरण नंबर 3 k1 बराबर q स्क्वायर बाई 3, चूँकि q स्क्वायर क्या है, q स्क्वायर एक पूर्णांक है, q स्क्वायर क्या है, एक पूर्णांक, q पूर्णांक है तो q स्क्वायर भी क्या होगा, पूर्णांक होगा। q स्क्वायर क्या है, एक पूर्णांक है, तो q स्क्वायर क्या होगा, q स्क्वायर 3 से क्या है, 3 से भाज्य है। हमने क्या देखा यहाँ, q स्क्वायर क्या है, 3 से भाज्य हो जा रहा है, q स्क्वायर 3 से भाज्य है, तो q भी क्या होगा, 3 से भाज्य होगा, q भी क्या होगा, 3 से भाज्य होगा। तो माना q बराबर 3k2, q बराबर 3k2 करना है, q बाई 3, जब q क्या 3 से भाज्य क्या ले सकते हैं, q बाई 3 बराबर k2 मान लेते हैं, तो q बराबर क्या आ जाएगा 3k2, q बराबर 3k2, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 4, इसको समीकरण नंबर 4 मान लीजिए। समीकरण 2 व 4 से हम देख रहे हैं, 4 से क्या है, अस्पष्ट है, 4 से स्पष्ट है कि 3 p व q दोनों, p व q का उभयनिष्ठ गुणनखंड है, गुणनखंड है। p और q क्या है, उभयनिष्ठ क्या है, गुणनखंड है। p एवं q, p व q गुणनखंड है, और चूंकि हमने क्या है, चूंकि हमने माना है क्या, p व q क्या है, सह अभाज्य संख्या है, तो क्या होगा, गुणनखंड है, और p और q क्या है, सह अभाज्य संख्या नहीं है। 3 क्या है, p और q का उभयनिष्ठ गुणनखंड है, तो क्या कर सकते हैं, p व q क्या सहअभाज्य संख्या नहीं है। हमारा कथन क्या है, गलत है या असत्य है, हमारा कथन असत्य है या गलत है, क्योंकि क्या है, क्योंकि कड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। ये क्या हो गया, आपका प्रूफ हो गया। यदि आपको क्या करना है, कड़ी में 3, कड़ी में 5, कड़ी में 7, कड़ी में 11, कड़ी में 13, कोई भी संख्या हो, इसी तरह से क्या कर सकते हैं, आप प्रूफ कर सकते हैं। एकदम सेम रूल से क्या करेंगे आप, सेम क्या करना है, सिर्फ क्या करना है, कड़ी 3 की जगह पे क्या, कड़ी में 5, कड़ी में 7, कड़ी में 11, कड़ी में 13, कड़ी में 2, ये सब क्या है रखते जाना है। आपका क्या होगा, सेम आपका ऑटोमेटिक आंसर एकदम सेम टू सेम एकदम ऐसे ही लगेगा। इतना आप याद कर लेते हैं तो आपका 2 नंबर फिक्स है, एकदम 100% गारंटी है, एक क्वेश्चन इससे आना ही आना है। तो उम्मीद है इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, कर रहा है एक रेखा y अक्ष तथा x अक्ष को क्रमशः बिंदु P तथा Q पर प्रतिच्छेद करती है। यदि 2, -5 PQ का मध्य बिंदु हो तो P तथा Q के निर्देशांक ज्ञात कीजिए।
क्रमशः क्या कर रही है, बिंदु P तथा Q पर प्रतिच्छेद करती है। x अक्ष को क्या कर रही है, क्रमशः बिंदु P तथा Q पर क्या कर रही है, प्रतिच्छेद करती है। तो मतलब एक रेखाखंड है, इसको चित्र थोड़ा बनाकर समझ लेते हैं। क्या है, एक्स वाई क्या कर रही है, बिंदु P तथा Q पर क्या कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है। वाई अक्ष को, वाई तथा एक्स अक्ष को क्रमशः P तथा Q पर प्रतिच्छेद कर रही है। यदि इसके मध्य बिंदु मतलब मध्य बिंदु क्या है, मान लेते हैं मध्य बिंदु का निर्देशांक किया 2, -5। यदि क्या है एक्स अक्ष है और है क्या है, वाई अक्ष है। तो एक्स अक्ष पर क्या कर रहा है, 0 चल रहा है, और वाई अक्ष पर मान लेते हैं y1, और एक्स अक्ष पर क्या चला, x1, और वाई अक्ष पर 0। तो x1 0 मान लेते हैं, और इसको y1 0, यानी उसको x1 मानते हैं, तो इसको x1 y1 हो जाएगा, ये x1 y1, और ये हो जाएगा x2 y2। क्या होगा, x2 बराबर x2 y2 बराबर, तो x2 y2 मान लेते हैं इसको, और इसको मान लेते हैं x1 y1, और ये हो जाएगा x, y। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक होता है, मध्य बिंदु का मान ले क्या है, रेखाखंड क्या है, किसी रेखाखंड को क्या करें, यम संबंधी अनुपात, मतलब कोई रेखाखंड है उसके निर्देशांक कितना है, 0, y1, और 0 x2, 0। तो क्या कर रहा है, यम संबंध n के अनुपात में बांटा, मतलब कि मध्य बिंदु का निर्देशांक दिया था यम बराबर 1 और n बराबर भी 1 है। तो इसके लिए सूत्र होता है x बराबर, इसका निर्देशांक क्या है, x, y, यानी दिया, इसका निर्देशांक कितना दिया है, 2, -5, 2, -5। तो x बराबर होता है, x बराबर कितना होता है, m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2, और y बराबर होता है m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। क्योंकि x का मान दिया कितना, 2, और m1 का मान 1, x2 का मान x2 प्लस x1 का मान यहाँ पर 0, m2 का मान 1 बटे 2, फिर y का मान कितना दिया है, y का मान दिया -5, और y2 का मान 0, तो 1 के लिए 0, प्लस m2 का मान 1, y1 का मान y1 बटे 2। तो 2 दूनी हो जाएगा यहाँ पर 4, और बच जाएगा x2। तो x2 बराबर आ जाएगा 4, x2 बराबर कितना आ गया, 4, और यहाँ पर y1 बच रहा, तो 5 दूनी 10, -10, तो y2 बराबर कितना आ गया, -10। तो इतना आ गया। तो आपके निर्देशांक हो जाएंगे, p का निर्देशांक हो जाएगा p बराबर हो जाएगा 0, -10, और q का निर्देशांक हो जाएगा 4, 0। गड़बड़ मत कीजिएगा, माइनस नहीं है, 4, 0। यही आपके आंसर p और q के निर्देशांक क्या आ गए, आपके आ चुके हैं। हमें उम्मीद है इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं होगा, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। तो आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है एक थैले में लाल गेंद और एक में नीली गेंद और एक में पीली गेंद तथा सभी गेंदें एक ही साइज की हैं। तो कृतिका बिना थैले के अंदर झांके यदि इनमें से एक गेंद यादृच्छता या निकालती है तो इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि वह गेंद पीली होगी, लाल होगी, नीली होगी। तो इसके लिए कैसे निकालेंगे, चूंकि कह रहा एक लाल गेंद है, एक लाल है, एक गेंद क्या है, लाल है, और फिर कह रहा एक गेंद कितना है, एक गेंद नीली है, और एक गेंद पीली है, एक गेंद क्या है, पीली है, एक गेंद क्या है, पीली है। तो मतलब एक लाल, एक पीली, एक नीली, तो टोटल कितनी है, टोटल है एक गेंद। और ये क्या है, ये थैला है, मतलब क्या, ये थैले में क्या है, एक पीली एक लाल गेंद है। तो इस थैले में क्या है, लाल पीली नीली गेंद है। तो टोटल गेंद कितना है, कुल गेंद कितनी है, 3 गेंद है। तो कह रहा है पीली होने की प्रायिकता,
पी ए, मतलब प्रायिकता किससे लिखते हैं, पी ए से। पी ए बराबर लिखेंगे इसमें पीली होने की प्रायिकता कितना होगी, मतलब एक पीली हो तो मतलब 1/3, 3 में से क्या करेंगे, एक ही निकालेंगे, तो एक पीली होने की प्रायिकता। और इसके लिए पी बी मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, तो पी बी बराबर, तो ये भी क्या होगा 1/3 ही होगा। और पी सी, इसको सी मान लेते हैं, तो पी सी बराबर भी 1/3 ही होगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। हमें उम्मीद है इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट ना होगा। आप बहुत ही कम मेहनत करके क्या कर सकते हैं, आराम से 2 नंबर आप इसमें कवर कर सकते हैं। एकदम सिंपल सा है, मतलब कुल कुल प्रायिकता, और एक एक ही गेंद है तो क्या होगा, एक ही निकलेगा, तो एक होने की प्रायिकता मतलब 1/3, 1/3 आपका राइट आंसर ऐसे ही आ जाएगा। तो आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन का रहा, त्रिभुज एबीसी में सिद्ध कीजिए कि सेक बी प्लस सी बराबर, सेक बी प्लस सी बटे 2 बराबर कॉसेक a/2। चूंकि त्रिभुज एबीसी दिया है, तो त्रिभुज दिया है एबीसी, त्रिभुज एबीसी में, एबीसी में त्रिभुज के प्रत्येक कोण का मान, त्रिभुज के तीनों, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। योग 180 डिग्री, तो कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर कितना होगा, 180। तो कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 माइनस कोण ए, यदि क्या करें दोनों तरफ भाग देना है, तो कोण बी प्लस सी बटे 2 बराबर 90 माइनस ए बटे 2। तो क्या करेंगे, इसमें रख देंगे, तो सेक LHS लेते हैं, तो सेक बी प्लस सी बटे 2 बराबर लिख सकते हैं सेक 90 माइनस a/2, यहाँ से लिख सकते हैं। तो इसको लिख सकते हैं सेक 90 माइनस 2, सेक 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉसेक थीटा। और 90 माइनस थीटा क्या होगा, पहले चतुर्थांश में, 90 में से माइनस हो रहा है, क्या पहले चतुर्थांश में है, क्योंकि क्या ये चतुर्थांश है, तो इसमें क्या होते हैं आल पॉजिटिव, और इसमें क्या होता है साइन पॉजिटिव, इसमें टेन पॉजिटिव, और इसमें कॉस पॉजिटिव। तो इसमें है पहले चतुर्थांश में सभी पॉजिटिव होंगे, तो सेक 90 माइनस थीटा होता है कॉसेक थीटा, सी हो या सी कॉसेक a/2, कॉसेक थीटा, तो मतलब थीटा की जगह पर क्या a/2 है, तो कॉसेक a/2। और ये क्या आ गया RHS, ये क्या आ गया आपका प्रूव्ड हो गया। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था, आप चुटकी में 2 नंबर ले सकते हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए दर्शाई कि निम्न परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत होगा और प्रत्येक को दशमलव रूप में व्यक्त कीजिए। प्रत्येक को क्या कर रहा है, दशमलव के रूप में क्या कीजिए, व्यक्त कीजिए। प्रत्येक को क्या करना, दशमलव रूप में बदलना है। प्रत्येक को क्या करना, दशमलव रूप में बदलना है। बिना विभाजन प्रक्रिया किए, लंबी विभाजन प्रक्रिया किए क्या करना, दशमलव रूप में बदलना है। तो प्रत्येक को दशमलव रूप में व्यक्त कीजिए। तो 31/2 का पावर 2 और 5 का पावर 3 है, तो इसको कैसे दशमलव में बदलेंगे। क्योंकि हम जानते हैं कोई संख्या क्या दी गई है, P/Q के रूप में दी गई है, तो एल क्या हो, P/2 का पावर m, या P/5 का पावर m, या P/2 का पावर m इंटू 5 का पावर n के रूप का रहेगा, तभी क्या होगी, उसका क्या होगा, शांत दशमलव प्रसार होगा। तो चूंकि यहाँ पर क्या करना हमको, शांत दशमलव प्रसार, तो ऐसे क्या कर सकते हैं, यह क्या शांत है, चूंकि दी गई संख्या P/2 का पावर m गुणे 5 का पावर n के रूप की है, अतः प्रसार शांत होगा। अतः प्रसार क्या होगा, शांत होगा। जब प्रसार क्या होगा, शांत होगा, तो इसको कैसे करेंगे, तो इसको लिख सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं 31, पहला 31 बटे लिख सकते हैं 2 का पावर 2 गुणे 5 का पावर कितना है, 3 है। तो इसको क्या कर सकते हैं, इसमें ऊपर नीचे 2 से गुणा कर देते हैं,
2 से गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, 31 दूना 62 और 2 का पावर 3 हो जाएगा, तो यानी 2 दूनी 4 55 25 क्या होगा, 5 दूनी 10 यानी 1000 आ जाएगा, नीचे का आ जाएगा 1000 और आ जाएगा 0.6062 आपका आंसर इतना आ जाएगा। और दूसरे में लिख सकते हैं 33/50 दिया है, तो इसको लिख सकते हैं 33 2 गुणे, इसको लिख सकते हैं क्या, 2 का पावर 2 दूनी 4 2 गुणे 10 यानी 33/2 का पावर 2 गुणे 5 और इसमें क्या करेंगे ऊपर नीचे 5 से गुणा कर देते हैं, तो आ जाएगा आपका 33 पाँचे 30 पाँचे 150 5 5 दाइयाँ 50 एक सेकेंड यहाँ पर 5 दाइयाँ 50 होगा ना, 5 25 यानी हो जाएगा 25 दूनी 50 यानी 5 का स्क्वायर, यहाँ पर रहेगा 1 5 का 25 दूनी 50 और 5 का स्क्वायर और क्या करेंगे ऊपर नीचे हम क्या करेंगे किससे गुणा करेंगे, 2 से गुणा कर देते हैं, तो आपका हो जाएगा 2 बार आ जाएगा, तो 33 दूना 66 बटे 2 गुणे 5 का स्क्वायर यानी 66 बटे 5 दूनी 10 10 देंगे हम 100 हो गया, तो इसको लिख सकते हैं 66 बटे 100 या 0.66, यही आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद है इन दोनों क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, इसको आप कर देते हैं दोनों पार्ट, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, तो 2 नंबर आपको आसानी से झोली में आ जाएगा। तो आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन करा, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्षों के निर्देशांक 0, 0, 2, 0 और 0, 3 है। तो हम क्या जानते हैं, त्रिभुज के क्षेत्रफल मान लेते हैं क्या, ए भुजा ए है, ये क्या है बी और ए सी है, तो इसको मान लेते हैं x1 y1, इसको मान लेते हैं x2, इसको मान लेते हैं y2, इसको मान लेते हैं x3, इसको मान लेते हैं y3। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है, क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 x1 प्लस y2 माइनस y3। बस इतना आपको याद करना, पहला लाइन आपको याद करना, y2 माइनस y3 यदि आपको याद हो गया तो आसानी से हम क्या करेंगे प्लस x2 करते हैं, ये x1 के बाद x2 आएगा और y3, और इसमें क्या है y1 नहीं है ना, तो क्या करेंगे y1 घटा देंगे प्लस x3, इसमें लास्ट में क्या है y1 है, तो y1, इसमें क्या नहीं है y2 नहीं है, तो y2 घटा देंगे। बहुत ही सिंपल सा सूत्र याद करने का तरीका था ये। तो 1/2 x1 का मान कितना है, x1 का मान 0 इंटू y2 का मान, ये y2 का मान कितना है, y2 का मान 0 माइनस y3 का मान, y3 का मान 3, तो टोटल तो 0 हो जाएगा, 0 से गुणा हो रहा है 0 ही होगा, प्लस x2 का मान 2, y3 का मान 3 माइनस y1 का मान 0 प्लस x3 का मान 0, y1 का मान 0 माइनस y2 का मान भी 0। तो क्या हो गया, ये खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया, आपका बचा 3 दूनी 6, तो 1/2 गुणे 6 यानी आपका आ गया 3 वर्ग इकाई, आपका राइट आंसर। हमें उम्मीद है इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं होगा, चुटकियों में आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है पी के किन मानों के लिए निम्न समीकरण के युग्म का एक अद्वितीय हल होगा। मतलब पी के किस मान के लिए, चूंकि समीकरण दिया है, इसको क्या दिया है a1 x प्लस b1 y प्लस c1 बराबर 0, और ये दूसरा समीकरण है a2 x प्लस b2 y प्लस c2 बराबर 0। c2 y बराबर कितना दिया है, 0 दिया है, c2 बराबर 0। तो समीकरण का अद्वितीय हल के लिए क्या होता है, समीकरण के अद्वितीय हल हेतु, हल के लिए क्या होता है कि a1 बटे a2 नॉट इक्वल टू b1 बटे b2,
यही होता है ना। अद्वितीय हल के लिए क्या होता है, A1 बटे A2 का और नॉट इक्वल टू B1 बटे B2। तो A1 का मान कितना दिया है, क्योंकि A1 बराबर दिया है A1 बराबर 4 और A2 बराबर 2 और B1 बराबर P, B1 बराबर P और B2 बराबर 2। तो A1 बटे A2 इसमें रखेंगे तो 4 बटे 2 नॉट इक्वल टू 2 बटे P बटे 2, 2 दूनी 4, यानी ये 2 दूनी क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 नॉट इक्वल टू P। मतलब P का मान 4 के अलावा कुछ भी हो सकता है। P का मान 4 के अलावा कुछ भी हो सकता है। 4 के अलावा क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। किसके लिए, अद्वितीय हल हेतु। कुछ भी हो सकता है अद्वितीय हल हेतु। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसको जान लीजिए, अद्वितीय हल के लिए क्या होता है, ये सूत्र होता है अद्वितीय हल के लिए। अनेक हल के लिए क्या होता है, A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2। इसके किसके लिए है, अनेक हल। अनेक हल ये क्या हो, A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 नॉट इक्वल टू C1 बटे C2। क्या होगा, कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। तो अद्वितीय हल के लिए क्या, A1 बटे A2 नॉट इक्वल टू B1 बटे B2। और क्या होगा, अनेक हल के लिए पूरा बराबर होना चाहिए, नहीं तो दोनों नहीं बराबर होना चाहिए। और उसके बाद कोई हल नहीं है, क्या है, कोई हल नहीं के लिए क्या, A1 बटे A2 इक्वल टू B1 बटे B2 नॉट इक्वल टू C1 बटे C2। ये क्या थे, ये 3 फार्मूले भी हमने जान लिए इसी वीडियो में। तो आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बारंबारता सारणी से माध्यक ज्ञात कीजिए। तो इसमें क्या करना है, माध्यक ज्ञात करना है। तो इसको हम कैसे निकालेंगे, बहुत ही सिंपल तरीके से निकालेंगे। तो इसकी माध्यिका ज्ञात करने के लिए, माध्यिका क्या कर रहा है, निकालने के लिए, माध्यक यानी माध्यिका निकालने के लिए कह रहा है। तो इसमें तो सबसे पहले इसका सारणी बना लेते हैं। वर्ग अंतराल बारंबारता फिर संचयी बारंबारता। ये आपने चैप्टर नहीं पढ़ा है तब भी आपको समझ में आ जाएगा। वर्ग अंतराल दिया 10 से 25, 10 से 25 यानी 3, फिर 25 से 40 यानी 10, 40 से 55, 20 और 55 से 70, 13 और 70 से 85 आपका है 4। अब यहाँ पर 3 में 10 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 13, और 13 में 20 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 33, और 33 में 13 जोड़ेंगे 46, 46 में 4 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 50। तो n बराबर यहाँ आपका आ गया 50। अब यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगा समझने में, कौन किसका वैल्यू है। तो क्या करेंगे, अब यहाँ से आसानी से आप मान, अब n का मान निकल गया, n बराबर 50 मिल गया। तो n/2 निकालेंगे तो n/2 आ जाएगा आपका 50/2 यानी कि 25। n/2 आ गया 25। तो इसका सूत्र होता है माध्यक का सूत्र होता है L प्लस n/2 माइनस CF बटे F इंटू H। इतना सूत्र होता है। क्योंकि n/2 का मान हमने क्या है, n/2 का मान हमने निकाल लिया। और हमको किसका निकाला, माध्यक वर्ग क्या हो जाएगा, माध्यक वर्ग, माध्यक यानी माध्यिका वर्ग। माध्यिका वर्ग क्या होगा, देखिए 25 किस में आ रहा है, 13 से 33 यानी किस में आ रहा है, 40 से 55। माध्यक वर्ग हो जाएगा 40 से 55।
40 से 55 क्या हो जाएगा आपका, माध्यक वर्ग हो जाएगा। 40 से 55 आपका क्या होगा, माध्यक वर्ग होगा। तो यहाँ से यल का मान कैसे निकालेंगे, क्योंकि यल का मान क्या है, यल क्या है, निम्न सीमा। यल क्या होती है, निम्न सीमा। माध्यक वर्ग की निम्न सीमा क्या है, निम्न सीमा को ही क्या कहते हैं, यल कहते हैं। तो यल का मान आ गया आपका 40। तो माध्यक वर्ग की निम्न सीमा क्या हो गई, 40 हो गई। माध्यक वर्ग कैसे 45 आया, क्योंकि क्या है, ये जो 33 आ रहा है किस में आ रहा है, 33, 3, 13, 33, मतलब क्या 13 के बाद 25 क्या आएगा, इसी में आएगा ना, 33 में ही आएगा ना, 13 तो क्या आएगा 40 से 55। तो यल का मान मिल गया, यल का मान मिल गया, n/2 मिल गया। अब सी एफ का मान, सी एफ का मान कैसे निकालेंगे, सी एफ का मान हम माध्यक वर्ग से क्या कहते हैं, ठीक पहले की संचयी बारंबारता। माध्यक वर्ग से, माध्यक वर्ग उसके पहले कितना 13, तो सी एफ का मान आपका यहाँ से आ जाएगा 13। सी एफ का मान कितना आ जाएगा आपका 13 आ जाएगा। और बारंबारता मतलब एफ का मान, एफ क्या है, बारंबारता है, एफ बारंबारता यही वाला। एफ को क्या लेंगे, एफ ले लेंगे तो कितना, एफ का मान आ गया आपका 20। अब एफ का मान आपका 20 आ गया। अब हमको एच का मान निकालना है। एच क्या करना है, 55 में से 40 घटाएंगे कितना आएगा, ये वर्ग अंतराल कितना होगा 15, 15 का वर्ग अंतराल है, 15 10 25, 15 25 15 40, 40 15 55, 55 15 70, 70 15 85। तो अब यहाँ सब कुछ आ गया। तो अब क्या कीजिए, अब माध्यक आराम से माध्यिका निकाल सकते हैं। माध्यक बराबर हो जाएगा यल, यल का मान कितना है 40 प्लस n/2 का मान 25 माइनस सी एफ का मान 13 बटे एफ का मान 20 गुणे एच का मान 15। तो 40 प्लस 25 में से 13 गया, बच गया 12, 12 बटे 20 गुणे 15, 3 5 15, 4 5 20, 4 3 12। तो कितना आ गया, 3 3 9, 40 प्लस 9, तो आपका राइट आंसर आ गया 49। तो माध्यिका आपकी कितना आ जाएगी, क्या माध्यिका क्या हो जाएगी 49 हो जाएगी। हमें उम्मीद है इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो हमने आज के वीडियो में 4 क्वेश्चन कर लिया है। 5वें क्वेश्चन से हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो अगर यहाँ तक आपको क्वेश्चन समझ में आया तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली विजिट किए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही बेहतरीन सेशन आपके लिए होने वाला है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।